आज का टॉपिक है संघीय कार्यपालिका। तो संघीय कार्यपालिका में मुझे पढ़ना क्या क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं महान्यायवादी, यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड अटॉर्नी जनरल। तो मैं बारी बारी से पढ़ूंगा एक एक को। इसी क्रम में पहले हम राष्ट्रपति नहीं, भारत के राष्ट्रपति के बारे में हम जानेंगे। राष्ट्रपति भारतीय संविधान का भाग 5, भारतीय संविधान का भाग 5 संघ दी यूनियन से संबंधित है तथा इस भाग के अध्याय 1, भाग 5 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघीय कार्यपालिका के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघीय कार्यपालिका के बारे में प्रावधान किया गया या उल्लेख किया गया है। कार्यपालिका भारतीय लोकतंत्र के तीन आधार स्तंभ, वो तीन आधार स्तंभ क्या क्या है? पहला तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका भारतीय लोकतंत्र के तीन आधार स्तंभों में से एक है, तीन आधार स्तंभों में से एक है। अब कार्यपालिका का कार्य क्या है, इसको जाने। तो कार्यपालिका का कार्य विधायिका द्वारा निर्मित विधियों के अनुसार देश के शासन का संचालन करना है। तो कार्यपालिका का काम क्या है? विधायिका द्वारा निर्मित विधियों के अनुसार देश के शासन का संचालन करना है। भारतीय कार्यपालिका के शीर्ष पर राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति जो है भारतीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है, यानी एक कार्यपालिका का प्रमुख, कार्यपालिका प्रमुख, कार्यपालिका का प्रमुख यानी कार्यपालिका के शीर्ष पर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका के शीर्ष पर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका के शीर्ष पर राष्ट्रपति होता है। यद्यपि ब्रिटेन, यहां हम ब्रिटेन का नाम ले रहे हैं, ब्रिटेन के समान भारतीय संसदीय प्रणाली में भी राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख मात्र होता है। ब्रिटेन के समान भारतीय संसदीय प्रणाली में भी राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख मात्र होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां, यानी कि कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली परिषद में निहित होती है। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति, कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति
प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल में निहित होती है। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल में निहित होती है। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु वह राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, वह राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। एक चीज और यहाँ बताना चाहूँगा, जैसे भारतीय कार्यपालिका के शीर्ष पर राष्ट्रपति होता है, ब्रिटेन के समान भारतीय संसदीय प्रणाली में भी राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख मात्र होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका सब प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में निहित होते हैं। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु वह राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटेन सम्राट के समान होती है, परंतु ब्रिटेन का सम्राट का पद वंशानुगत होता है। परंतु ब्रिटेन के सम्राट का पद जो है वंशानुगत होता है। ब्रिटेन का सम्राट, ब्रिटेन का सम्राट वंशानुगत होता है और भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होती है। ब्रिटेन का सम्राट जो है वंशानुगत होता है, जबकि भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। अब यही अंतर है, भारत में गणतंत्र है और ब्रिटेन में नहीं, इसलिए कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है और ब्रिटेन का सम्राट वंशानुगत होता है, इसलिए ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है, गणराज्य नहीं है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में यह उल्लेख किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 23 के अनुसार अनुच्छेद 23 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहायता से करेगा। अब अधीनस्थ अधिकारियों पदावली में मंत्रीगण भी शामिल होते हैं। एम्परर बनाम शिवनाथ मामले में यह बात आई थी। अनुच्छेद 73 क्या कहता है? अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार के बारे में बताता है। इसके अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों के संबंध में होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों के संबंध में होगा जिन पर संसद को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार संघ की कार्यपालिका शक्ति संसद की विधि बनाने की शक्ति की सहविस्तारी है। अब राष्ट्रपति पद की अर्हताएं। राष्ट्रपति पद की अर्हताएं। राष्ट्रपति पद की अर्हताएं। अर्हता राष्ट्रपति पद की अर्हता। पहला क्या है? वह भारत का नागरिक हो। पहला क्या है
कि वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। तीसरा क्या है? उसमें लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। चौथा है केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद न धारण किया हो। केंद्र तथा राज्य के अधीन लाभ का पद न धारण करता हो। ठीक है, केंद्र अथवा राज्य के अधीन वह किसी भी प्रकार का लाभ का पद न धारण करता हो। राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार व्यक्ति का नाम, राष्ट्रपति के लिए जो उम्मीदवार खड़ा होता है चुनाव में, उसके लिए कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाता द्वारा अनुमोदित। ठीक है, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए जो है 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। जबकि 1998 के पूर्व यह संख्या जो है 10 प्रस्तावक होते थे। राष्ट्रपति पद के लिए 10 प्रस्तावक होते थे और 10 अनुमोदन करता होते थे। अब राष्ट्रपति पद के लिए जमानत की राशि, तो राष्ट्रपति पद के लिए जमानत की राशि 15,000 रुपये। जमानत 15,000 रुपये। राष्ट्रपति पद की जमानत की राशि जो है 15,000 रुपये है। यदि कुल वैध मतों का 1/6 न पाने पर उम्मीदवार की यह जमानत राशि जो है जब्त कर ली जाती है। तो राष्ट्रपति पद के लिए 50 प्रस्तावक होंगे, 50 अनुमोदन करता होंगे। राष्ट्रपति पद की जमानत राशि जो है 15,000 रुपये हैं। यदि 1/6 भाग जो मत नहीं पाते हैं तो उनकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। धन्यवाद।